धन संपत्ति का मनोविज्ञान। लेखक मॉर्गन हाउसल। अध्याय 18। जब आप कुछ भी मान लेंगे। आकर्षक कल्पित कथाएं और कहानियां क्यों आंकड़ों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। कल्पना कीजिए एक एलियन को पृथ्वी पर भेजा जाए। उसका काम हमारी अर्थव्यवस्था पर नज़र रखना है। वह न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर चक्कर काट रहा है, अर्थव्यवस्था का जायजा ले रहा है कि कैसे 2007 से 2009 के बीच इसमें बदलाव आया। 2007 की नए साल की पूर्व संध्या पर वह टाइम स्क्वायर के ऊपर मंडरा रहा है। वह हजारों की संख्याओं में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों को देखता है जो उज्ज्वल रोशनी, विशालकाय बिलबोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों से घिरे हैं। वह 2009 की नए साल की पूर्व संध्या पर वापस टाइम स्क्वायर पर के पास आता है। वह हजारों की संख्याओं में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों को देखता है जो उज्ज्वल रोशनी, विशालकाय बिलबोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों से घिरे हैं। यह लगभग एक समान ही लगता है। उसे अधिक अंतर नज़र नहीं आता। वह लगभग उसी संख्या में न्यूयॉर्क निवासियों को जमघट लगाए देखता रहता है। वे लोग समान संख्या में ऑफिस की इमारतों से घिरे हैं जिनमें समान संख्या में कंप्यूटर सहित डेस्क हैं जो समान संख्या के इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हैं। शहर के बाहर वह समान संख्या में कारखाने और गोदाम को देखता है जो समान हाईवे से जुड़े हैं और उन पर समान संख्या में ट्रक चल रहे हैं। वह ज़मीन के कुछ और निकट आ जाता है और देखता है कि समान विश्वविद्यालय समान विषय पढ़ा रहे हैं और समान संख्या में विद्यार्थियों को समान डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं। वह देखता है कि समान संख्या में पेटेंट समान अभूतपूर्व विचारों को संचारित कर रहे हैं। वह ध्यान देता है कि तकनीक में सुधार आया है। 2009 में हर कोई स्मार्टफोन लिए घूमता है जो 2007 में अस्तित्व ही नहीं रखते थे। कंप्यूटर अब और तेज हो चुके हैं। कारों को अब बेहतर गैस माइलेज मिलता है। सौर और फ्रैकिंग तकनीक अब विकसित हो चुकी है। सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। जैसे जैसे वह देश के ऊपर से उड़ता है वह यही सब देखता है। ग्लोब के चारों ओर की काफ़ी हद तक उसी समान अर्थव्यवस्था लगभग उसी स्थिति में है। शायद 2009 में 2007 की तुलना से बेहतर। वह यह निष्कर्ष निकालता है। फिर वह आंकड़ों पर नज़र डालता है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि यूएस परिवार 2007 की तुलना में 2009 में $16 ट्रिलियन से गरीब हो चुके हैं। यह देखकर वह भौचक्का रह जाता है और 10 मिलियन अमेरिकी बेरोजगार हो चुके हैं। यह जानकर उसे विश्वास नहीं होता कि स्टॉक मार्केट 2 साल पहले की तुलना में आधे मूल्य का रह गया है। वह विश्वास नहीं कर पाता कि लोगों का अपनी आर्थिक क्षमता के लिए पूर्वानुमान इस तरह डूब चुका है। मुझे यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, वह कहता है। मैंने शहर देखे, कारखानों को भी देखा। तुम लोगों के पास समान ज्ञान, समान साधन और समान विचार हैं। कुछ भी नहीं बदला। तुम लोग और गरीब क्यों हुए? तुम और निराशावादी क्यों हुए? 2007 से 2009 के बीच ऐसा एक बदलाव था जिसे एलियन नहीं देख पाया। अर्थव्यवस्था के बारे में वे कहानियाँ जो हम खुद को सुनाते हैं। 2007 में हमने खुद को आवास कीमतों की स्थिरता, बैंक कर्मियों के विवेक और वित्त मार्केट की जोखिम का सटीक रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता की कहानी सुनाई। 2009 में हमें उस कहानी पर विश्वास करना बंद कर दिया। बस यही एक चीज़ थी जो बदली थी, लेकिन इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बार जब आवास कीमतों के बढ़ते रहने का वित्तवांत भंग हुआ, गिरवी ऋण चूक में वृद्धि हुई, बैंकों ने काफ़ी राशि गंवा दी। फिर उन्होंने अन्य व्यवसायों को ऋण देना बंद कर दिया जिसके कारण और नौकरियां चली गई और इसी तरह बहुत कुछ। एक नए वित्तवांत से जुड़ने के बजाय हमारे पास एक समान अलग बेहतर नहीं। 2009 में संपत्ति और विकास की उतनी ही क्षमता थी जितनी 2007 में। फिर भी अर्थव्यवस्था ने 80 वर्ष के अंतराल में सबसे बुरी मार झेली। यह 1945 के जर्मनी से अलग था जिसके विनिर्माण आधार का नामो निशान मिट गया, या फिर 2000 के दशक के जापान से जिसकी श्रमजीवी जनसंख्या सिमट रही थी। वह वास्तविक आर्थिक नुकसान था। 2009 में हमने खुद पर विभ्रांत नुकसान थोप दिया और यह अत्यंत घोर था। यह सबसे प्रबल आर्थिक ताकतों में से एक है। जब हम अर्थव्यवस्था, व्यवसायों,
निवेश और करियर के विकास के बारे में सोचते हैं, हम वास्तविक चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या करने योग्य हैं। लेकिन कहानियाँ अर्थव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली बल हैं। ये वह ईंधन है जो अर्थव्यवस्था के वास्तविक भागों को चलने दे सकती है, या वह ब्रेक जो हमारी क्षमताओं को रोक रख सके। व्यक्तिगत स्तर पर अपने धन का प्रबंधन करते समय इस कहानी संचालित संसार में ऐसी दो बातें हैं जो ध्यान में रखना आवश्यक हैं। नंबर 1, जितना अधिक आप किसी बात को सच होते देखना चाहते हैं, आपके एक ऐसी कहानी पर विश्वास करने की उतनी ही संभावना है जो इसके सच होने के संयोग अनुपात का वास्तविक से अधिक सच बताती है। आपके जीवन में सबसे खुशी का दिन कौन सा था? हाउ टू लिव फॉर एवर नाम के विचित्र ने यह सीधा सवाल एक शतवर्षीय से पूछा, जिसने बहुत ही अद्भुत जवाब दिया। युद्ध विराम दिवस, उन्होंने कहा, 1918 के उस समझौते का हवाला देते हुए जिसने पहले विश्व युद्ध को समाप्त किया था। क्यों? निर्माता ने पूछा। क्योंकि हम जानते थे कि अब और युद्ध नहीं होंगे, वह बोली। 21 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ जिसमें 75 मिलियन लोग मारे गए। जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम इसीलिए सच समझते हैं क्योंकि हम हर हाल में उन्हें सच होते देखना चाहते हैं। मैं इन बातों को आकर्षक कल्पित कथाएं कहता हूँ। संपत्ति को लेकर हमारी सोच को ये विशाल रूप से प्रभावित करती है, खासकर निवेश और अर्थव्यवस्था को। एक आकर्षक कल्पित कथा तब जन्म लेती है जब आप होशियार हों, आप समाधान निकालना चाहें, लेकिन आपको सीमित नियंत्रण और बड़े दाव का सामना करना पड़े। वे अत्यंत शक्तिशाली होती हैं, वे आपको कुछ भी मान लेने पर मजबूर कर सकती हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। अली हजाजी का बेटा बीमार था। उनके येमेनी गांव के बुजुर्ग ने एक लोक उपचार की सलाह देते हुए कहा, एक चलती हुई छड़ी के छोर को अपने बेटे की छाती में डालकर उसके शरीर से बीमारी निकाल दो। प्रक्रिया के बाद हजाजी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, जब आपके पास पैसा ना हो और आपका बेटा बीमार हो तो आप कुछ भी मान लेंगे। औषधि उद्योग औषधि से हजारों वर्ष पुरानी है। वैज्ञानिक प्रणालियों और कीटाणुओं की खोज से पहले रक्तपात, भुखमरी चिकित्सा, शरीर में छेद करके खराबियों को बाहर निकालना और अन्य इलाज किए जाते थे जो और कुछ नहीं बस आपको शीघ्र ही मृत्यु तक पहुंचा देते थे। यह मूर्खतापूर्ण सुनाई देगा, लेकिन अगर आप पूरी तरह से समाधान चाहते हैं और कोई अच्छा समाधान आपको पता नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता हजाजी के तर्क की ओर है। कुछ भी मान लेने की तत्परता, सिर्फ कुछ आजमाना नहीं बल्कि उस पर विश्वास करना है। लंदन की ग्रेट प्लेग का अभिलेखन करते हुए डैनियल डेफो ने 1722 में लिखा, लोग भविष्यवाणियों और ज्योतिषियों, युगमन सप्रवों एवं पुरानी कहानियों से पहले से कहीं अधिक आकर्षित हो चुके थे। पंचांग उन्हें बुरी तरह भयभीत कर देते थे। घरों को पोस्ट और गलियों के नुक्कड़ पर डॉक्टरों के बिल और अज्ञानी लोगों के पर्चे चिपके रहते थे। नीम हकीम जैसे लोगों को इलाज के लिए कुछ इस प्रकार न्योता दिया करते थे, प्लेग की रोकथाम के लिए अचूक गोलियां, संक्रमण के विरुद्ध कभी ना चूकने वाले परिरक्षक, दूषित हवा के विरुद्ध सर्वश्रेष्ठ पुष्टिकार्य पेय। प्लेग ने 18 महीने के अंतराल में 1/4 लंदन निवासियों की जान ले ली, और जब इतना कुछ दांव पर लगा हो तो आप कुछ भी मान लेंगे। अब जरा सोचिए, समान रूप से सीमित जानकारी और ऊंचे दांव हमारे वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। लोग टीवी निवेश कमेंट्री क्यों सुनते हैं, यह जानते हुए भी कि यह शायद ही कभी सफल होती है। कुछ हद तक इसीलिए कि निवेश में बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। कुछ सही स्टॉक खरीदने से आप बिना अधिक प्रयास के अमीर बन सकते हैं। अगर किसी के पूर्वानुमान के सच होने की संभावना 1% भी है और इसके सच होने से आपका जीवन बदल सकता है, इस पर ध्यान देना मूर्खता नहीं है। अगर सच हो ही जाए तो और वित्तीय अभिमत इतने अधिक हैं कि एक बार आप कोई कार्यनीति या दिशा चुन लें
आप वित्तीय और मानसिक दोनों तरह से उसमें निवेशित हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टॉक 10 गुना बढ़ जाए, वह आपका दल है। अगर आप सोचते हैं कि कोई आर्थिक नीति बेलगाम मुद्रास्फीति का कारण बनेगी, वह आपका दल है। ये कम संभावनाएं वाले दाव हो सकते हैं। समस्या यह है कि दर्शक कम संयोगानुपात जैसे 1% को जांच नहीं सकते या फिर नहीं जांचते। इस दृढ़ धारणा पर आकर टिक जाते हैं कि जिसे वह सच होते देखना चाहते हैं वह निसंदेह रूप से सच है, लेकिन वे ऐसा सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बड़े परिणाम की संभावना है। निवेश एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो दिन प्रतिदिन चरम पारितोषिकों के अवसर प्रदान करता है। लोग वित्तीय नीम हकीमों में इस प्रकार विश्वास रखते हैं जैसे वे मौसम की नीम हकीमी में कतई नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट से सही पूर्वानुमान लगाने के पारितोषिक और धूप या बारिश के पूर्वानुमान के पारितोषिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब यहीं देखिए कि 2018 में ख़त्म होने वाले 10 सालों में 85% सक्रिय म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क से खराब प्रदर्शन किया। यह आंकड़ा कई पीढ़ियों तक काफ़ी हद तक स्थिर रहा है। आप सोचेंगे कि इतने खराब प्रदर्शन वाला उद्योग कोई आला सेवा होगी जो व्यवसाय में टिक नहीं पाएगी, लेकिन इन फंड में कम से कम $5 ट्रिलियन निवेशित हैं। किसी को अगले वॉरेन बफेट के साथ निवेश करने का अवसर दीजिए और वे इतने विश्वास के साथ मान लेंगे कि लाखों लोग अपनी जमा पूंजी इसके पीछे लगा देंगे। या फिर बर्नी मैफेड को ही ले लीजिए। स्पष्ट दृष्टि में उनकी पंजी योजना प्रत्यक्ष होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे प्रतिफल प्रतिवेदित किए जिनमें कभी बदलाव नहीं आया। उनका लेखा परीक्षण एक अज्ञात लेखांकन कंपनी ने किया था और मैफेड ने इस बारे में अधिक जानकारी देने से मना कर दिया कि वे प्रतिफल कैसे प्राप्त किए गए थे। फिर भी मैफेड ने विश्व के कुछ सबसे सुज्ञ निवेशकों से कई बिलियन डॉलर जुटाए। मैफेड ने एक अच्छी कहानी सुनाई और लोगों ने उस पर विश्वास किया। यह एक बड़ा कारण है कि त्रुटि, नियमितता और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए स्थान पिछले अध्यायों में चर्चित महत्वपूर्ण विषय अति आवश्यक क्यों है। आप जिसे सच होते देखना चाहते हैं और एक स्वीकार्य परिणाम के लिए जिसके सच होने की आपको आवश्यकता है, इनके बीच का अंतर जितना अधिक होगा उतना ही आप खुद को इन आकर्षक वित्तीय कल्पित कथाओं का शिकार होने से बचा पाएंगे। किसी पूर्वानुमान में त्रुटि के स्थान के बराबर में सोचते हुए यह विचार लुभावना हो सकता है कि संभाव्य नतीजे आपके कुछ सही होने से आपके बहुत सही होने के बीच ही रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप किसी बात को इतनी बुरी तरह से सच होते हुए देखना चाहते हैं कि आपको पूर्वानुमान का कांटा वास्तविकता के दायरे से बिल्कुल ही बाहर हो। 2007 की अपनी आखिरी सभा में फेडरल रिजर्व ने 2008 और 2009 में होने वाली आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया। पहले से कमज़ोर होती अर्थव्यवस्था से निढाल यह पूर्वानुमान आशावान नहीं था। इसने संभाव्य वृद्धि की रेंज का पूर्वानुमान लगाया, -1.6% वृद्धि निचले सिरे पर, 2.8% ऊपरी सिरे पर। यह इसकी सुरक्षा सीमा थी, इसका त्रुटि का स्थान था। वास्तविकता में यह अर्थव्यवस्था 2% से अधिक से कम हो गई, जिसका मतलब यह था कि फेड का निचले सिरे का अनुमान लगभग 3 गुना से ऑफ था। किसी भी नीति निर्माता के लिए प्रत्यक्ष मंदी का पूर्वानुमान करना कठिन है, क्योंकि मंदी उनके करियर को जटिल बना देगी। इसीलिए सबसे बुरे पूर्वानुमान भी शायद ही कभी धीमी वृद्धि और खराब की अपेक्षा करते हों। यह एक आकर्षक कल्पित कथा है और इस पर विश्वास करना आसान है, क्योंकि कुछ भी अधिक खराब की अपेक्षा का विचार भी कष्टमय होता है। नीति निर्माता आलोचना का आसान निशाना होते हैं, लेकिन हम सभी किसी न किसी हद तक ऐसा देखते हैं और हम यह दोनों दिशाओं में करते हैं। अगर आपको लगता है कि मंदी आने वाली है और इस प्रत्याशा में आप अपने स्टॉक बेच देते हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर आपका मत अचानक उसके अनुसार विकृत जाएगा जो आप चाहते हो कि हो। हर बिलिप, हर किस्सा क़यामत के आ जाने के संकेत जैसा दिखाई देगा। इसीलिए नहीं कि क़यामत आ चुकी है, बल्कि इसीलिए कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो।
प्रोत्साहन शक्तिशाली अभिप्रेरक होते हैं और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये किस प्रकार हमारे वित्तीय लक्ष्यों और नज़रिए को प्रभावित करते हैं। इस बात पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता, वित्त में त्रुटि के लिए स्थान से सबसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है और जितना अधिक दांव पर लगा हो उतना ही बड़ा यह होना चाहिए। नंबर 2, हर किसी का विश्व का परिक्षेप्य अधूरा होता है, लेकिन हम रिक्तियों को भरने के लिए पूरा वृत्तांत बना लेते हैं। मैंने इस किताब को लिखने के समय मेरी बेटी 1 वर्ष की थी। वह हर बात को लेकर जिज्ञासु है और बहुत जल्द सीखती है, लेकिन कभी कभी मैं उन सारी बातों के बारे में सोचता हूँ जिन्हें वह नहीं समझ सकती। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि उसके पिता हर सुबह काम पर क्यों जाते हैं, बिल, बजट, करियर, तरक्की, सेवानिवृत्ति के लिए बचत इत्यादि वह पूर्ण अज्ञात है। जरा कल्पना कीजिए कि उसे फेडरल रिजर्व ऋण या नफाटा के बारे में समझने की कोशिश की जाए, असंभव। लेकिन उसकी दुनिया अंधेरी है, वह भ्रमित होकर यहाँ वहाँ नहीं घूमती। हर चीज़ कैसे काम करती है 1 साल की उम्र में भी उसने इसका वृत्तांत अपने मन में लिख लिया है। कंबल आपको गर्म रखते हैं, माँ का आलिंग आपको सुरक्षित रखता है, खजूर का स्वाद अच्छा होता है। जो भी वह देखती है वह उसके कुछ मानसिक प्रतिमानों में से किसी एक में फिट हो जाता है जो उसने सीखे हैं। जब मैं सुबह काम पर जाता हूँ वह भ्रमित होकर यह नहीं सोचती कि वेतन और बिल क्या होते हैं। उसके पास इस परिस्थितियों का एकदम स्पष्ट जवाब है, पापा मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं और मैं चाहती थी कि वे मेरे साथ खेलें, इसीलिए मैं दुखी हूँ। हालांकि वह बहुत थोड़ा जानती है, लेकिन उसे इसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है उसे लेकर वह अपनी थोड़ी सी जानकारी के आधार पर खुद को एक सुगंधित कहानी सुना लेती है। हम सब भी चाहें हमारी उम्र कितनी भी हो ऐसा ही करते हैं, ठीक मेरी बेटी की तरह। मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या नहीं जानता, इसीलिए अपने सीमित मानसिक प्रतिमानों के द्वारा दुनिया के बारे में समझाने में मैं भी बस उतना ही योग्य हूँ। उसी तरह मैं जो भी देखता हूँ मैं उसके सबसे ज़्यादा समझ में आने वाले कारणों को ढूंढता हूँ और उसी तरह मैं उनमें से काफ़ी के बारे में गलत होता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया के बारे में इससे बहुत कम जानता हूँ जितना मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। यह अधिकांश तथ्य आधारित विषयों के लिए सच है। इतिहास को ही ले लीजिए, यह उस सब का ब्यौरा है जो पहले ही घट चुका है। इसे स्पष्ट और विषयनिष्ठ होना चाहिए, लेकिन जैसा भी एच. लिडेल हार्ट ने अपनी किताब व्हाइट हॉट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री में लिखा, इतिहास को कल्पना शक्ति और सहज बोध की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। प्रमाणों की कुल मात्रा इतनी अधिक है कि चयन कठिन हो जाता है। जहाँ चयन होता है वहाँ कला होती है। जो इतिहास पढ़ते हैं वह खोजने का प्रयत्न करते हैं जो उन्हें सही ठहरा सके और उनके व्यक्तिगत मतों की पुष्टि कर सके। वे राजभक्ति का पक्ष लेते हैं, वे समर्थन करने या आक्रमण करने के उद्देश्य से पढ़ते हैं, वे असुविधाजनक सत्य का प्रतिरोध करते हैं, क्योंकि हर कोई फरिश्तों के पक्ष में रहना चाहता है। ठीक उसी तरह जैसे हम युद्ध का अंत करने के लिए युद्ध आरंभ करते हैं। डैनियल क्रेमैन ने एक बार मुझे उन कहानियों के बारे में बताया जो लोग अतीत का अर्थ समझने के लिए खुद को सुनाते हैं। उन्होंने कहा, पक्ष दृष्टि अतीत का अर्थ समझने की योग्यता हमें इस भ्रम में रखती है कि संसार बोधगम्य है। यह हमें इस भ्रम में डाले रखती है कि संसार अर्थपूर्ण है, तब भी जब इसका कोई अर्थ नहीं बनता, और यह कई क्षेत्रों में गलतियां करने के लिए काफ़ी है। अधिकतर लोग किसी ऐसी चीज़ से सामना होने पर जिसे वे नहीं समझते, यह नहीं बूझ पाते कि वे इसे नहीं समझते, क्योंकि वे संसार में अपने अनूठे परिचय और अनुभवों के आधार पर इसका कोई ऐसा स्पष्टीकरण बना लेते हैं जो उन्हें अर्थपूर्ण दिखाई पड़ता है, फिर चाहे वे अनुभव कितने ही सीमित क्यों ना हो। यह जटिल संसार जिसमें हम रहते हैं, हम सभी इसमें अर्थ खोजना चाहते हैं, इसीलिए हम खुद को कहानियाँ सुनाते हैं ताकि उन रिक्तियों को भरा जा सके जो प्रभावी रूप से अंध बिंदु हैं। ये कहानियाँ वित्तीय रूप से हमारे साथ क्या करती हैं, यह दिलचस्प होने के साथ डरावना भी है। दुनिया कैसे काम करती है, अगर मैं इसके कुछ हिस्सों से
अनभिज्ञ हूँ तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, मैं इसे कुछ इस तरह से गलत समझ सकता हूँ कि मुझे भविष्य जानने की अपनी योग्यता में विश्वास हो जाए। स्टॉक मार्केट और अर्थव्यवस्था का पूर्व अनुमान करना कठिन इसलिए भी है क्योंकि पूरे संसार में आप ही हैं जो आपकी तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। जब आप ऐसे कारणों से निर्णय लेते हैं जिन्हें मैं बूझ भी नहीं सकता, मैं अंध रूप से एक ऐसा निर्णय लेने में आपका अनुकरण कर सकता हूं जो आपके लिए भले ही ठीक हो लेकिन मेरे लिए विनाशकारी हो सकता है। इसी तरह जैसे हमने अध्याय 16 में देखा, बबल निर्मित होते हैं। आप कितना कुछ नहीं जानते। इस बात को मानने का मतलब यह मानना भी है कि दुनिया में होने वाला कितना कुछ है जो आपके नियंत्रण से बाहर है, और यह स्वीकार करना कठिन हो सकता है। मार्केट पूर्वानुमानों के बारे में सोचिए। हम पूर्वानुमानों करने में बहुत खराब हैं। मैंने एक बार हिसाब लगाया कि अगर आप यह मान लें कि मार्केट हर साल अपने ऐतिहासिक औसत से ऊपर जाता है, आपकी यथार्थता उससे बेहतर होगी। अगर आप बड़े वॉल स्ट्रीट बैंकों के शीर्ष 20 मार्केट रणनीतिज्ञों के औसत वार्षिक पूर्वानुमानों का अनुकरण करें, मंदियों का पूर्वानुमान लगाने की हमारी योग्यता भी कुछ खास बेहतर नहीं है। और चूंकि बड़ी घटनाएं एकाक हो जाती हैं, पूर्वानुमान लाभ से अधिक हानि कर सकते हैं। एक ऐसे संसार में निश्चितता का भ्रम देखकर जहां अधिकतर परिणाम अप्रत्याशित घटनाओं से नियंत्रण होते हैं, कार्ल रिचर्ड लिखते हैं, जोखिम वह है जो तब बचा रह जाता है जब आप सोचते हैं कि आपने सब सोच लिया है। लोग यह जानते हैं, मैं आज तक ऐसे निवेशक से नहीं मिला जो वाकई यह सोचता हो कि मार्केट के पूर्वानुमान पूरे के पूरे ठीक और उपयोगी होते हैं। लेकिन फिर भी पूर्वानुमानों की मांग बहुत अधिक है, मीडिया में भी और वित्तीय सलाहकारों में भी। क्यों? मनोवैज्ञानिक फिलिप टेटलॉक ने एक बार लिखा, हमारे लिए यह मानना जरूरी है कि हम एक पूर्वानुमेय और निरंतरीय संसार में रहते हैं, इसीलिए हम आधिकारिक सुनाई देने वाले लोगों की ओर मुड़ जाते हैं जो इस ज़रूरत को पूरा करने का आश्वासन देते हैं। उस ज़रूरत को पूरा करना यह समझने का बहुत अच्छा तरीका है। नियंत्रण में होने की चाह रखना एक भावनात्मक खुजली की तरह है जिसे खुजलाना ही पड़ता है, बजाय एक विश्लेषणात्मक समस्या के जिसका हिसाब लगाया जाए या समाधान निकाला जाए। नियंत्रण का भ्रम अनिश्चितता की वास्तविकता से अधिक विश्वासप्रद होता है। इसीलिए हम ऐसी कहानियों से जुड़ जाते हैं जो परिणामों को हमारे नियंत्रण में बताएं। इसका एक कारण परिश्रुद्धि के क्षेत्रों और अनिश्चितता के क्षेत्रों के बीच भ्रमित हो जाना है। नासा का न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान 2 वर्ष पहले प्लूटो के पास से गुजरा। यह एक 3 बिलियन मील की यात्रा थी जिसमें 9.5 वर्ष लगे। नासा के अनुसार इस यात्रा में जनवरी 2006 में अंतरिक्ष यान लॉन्च के समय किए पूर्वानुमानों के अनुसार 1 मिनट कम लगा। जरा इसके बारे में सोचिए। एक अपरिचित दशक भर की यात्रा में नासा का पूर्वानुमान 99,99,998% ठीक था। यह ठीक ऐसा ही है जैसा न्यूयॉर्क और बस्टन के बीच की यात्रा के बारे में पूर्वानुमान लगाना और 1 सेकंड के 4 मिलियन भाग तक सही निकलना। लेकिन खगोल भौतिकी पुरस्सरण का क्षेत्र है। यह वित्त की तरह मनुष्यों के व्यवहार और भावनाओं की अनियमितताओं से प्रभावित नहीं होता। व्यवसाय, अर्थव्यवस्था और निवेश अनिश्चितता के क्षेत्र है जो ऐसे निर्णयों से संचालित होते हैं जिन्हें प्लूटो की यात्रा जैसे स्पष्ट सूत्रों से नहीं समझाया जा सकता। लेकिन हम बुरी तरह से चाहते हैं कि यह प्लूटो की यात्रा की तरह ही हो, क्योंकि एक नासा इंजीनियर का परिणाम पर 99.9998% नियंत्रण का विचार सुंदर और आरामदायक है। यह इतना आरामदायक है कि हम खुद को ऐसी कहानियाँ सुनाने के लिए ललचा जाते हैं कि हमारे जीवन के अन्य हिस्से जैसे धन पर हमारा कितना नियंत्रण है। ग्रहमैन ने एक बार इन कहानियों के द्वारा लिए जाने वाले रास्ते का निरूपण किया।
योजना बनाते हुए हम बस इस पर ध्यान देते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। अन्यों की योजनाओं और कौशल को अनदेखा करते हुए जिनके निर्णय हमारे परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अतीत का स्पष्टीकरण देते हुए और भविष्य का पूर्वानुमान लगाते हुए हम कौशल की करणीय भूमिका पर ध्यान केंद्रित रखते हैं और भाग्य की भूमिका को अनदेखा कर देते हैं। हम उस पर ध्यान देते हैं जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते उसे अनदेखा कर देते हैं, जो हमें हमारी धारणाओं में अति विश्वासी बना देता है। उन्होंने वर्णित किया कैसे यह व्यवहार को प्रभावित करता है। मुझे नवप्रतर्क स्टार्टअप्स के संस्थापकों और सहभागियों से प्रश्न करने के कई अवसर मिले। आपके प्रयास का परिमाण किस हद तक इस पर निर्भर करेगा कि आप कंपनी में क्या करते हैं। निसंदेह रूप से यह एक सरल प्रश्न है। उत्तर तुरंत ही आ जाता है और यह कभी कभी 80% से कम नहीं रहा। जब उन्होंने यह भी निश्चित रूप से नहीं पता होता कि वे सफल होंगे या नहीं। ये निर्भीक लोग मानते हैं कि उनका भाग्य लगभग पूरी तरह से उनके ही हाथों में है। वे निश्चित रूप से गलत हैं। किसी भी स्टार्टअप का नतीजा उसके प्रतिद्वंदियों की उपलब्धियों और मार्केट में होने वाले बदलाव पर भी उतना ही निर्भर करता है जितना उनके खुद के प्रयासों पर। फिर भी व्यवसायी स्वाभाविक रूप से उसी पर केंद्रित रहते हैं जिसे वह अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी योजना और कार्रवाई और सबसे निकट के खतरे और अवसर जैसे वित्त पोषण की उपलब्धता वे अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में कम जानते हैं। इसीलिए स्वाभाविक रूप से एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने लगते हैं जहां प्रतिस्पर्धा की कोई खास भूमिका ना हो। कुछ हद तक हम सभी ऐसा ही करते हैं और ठीक मेरी बेटी की तरह यह हमें जरा भी परेशान नहीं करता। हम विचारहीन और भ्रमित होकर नहीं रहते। हमें यह सोचना पड़ता है कि हमारी जानकारी के अनुसार जिस संसार में हम रहते हैं वह अर्थपूर्ण है। अगर आपको ऐसा ना अनुभव हो तो हर सुबह बिस्तर से निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी के ऊपर मंडराता वह एलियन, वही जिसे विश्वास है कि वह जो देखता है उसके आधार पर वह जानता है कि क्या हो रहा है, बिल्कुल गलत सिद्ध होता है, क्योंकि वह नहीं जान सकता कि अन्य लोगों के दिमाग में कौन सी कहानियाँ चल रही हैं। वह हम सब हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।